अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि एक पोएम है। जी हाँ बच्चों, बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग पोएम, यूनिट 3.3 टू अ बटरफ्लाई। ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर। चलिए शुरुआत करते हैं। टू अ बटरफ्लाई ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। पोएम की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह हम उसके वार्मिंग अप क्वेश्चंस लेंगे। वार्मिंग अप में जैसा कि हम जानते हैं चिट चैट सेक्शन होता है, जिसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें डेली लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से यूज़ करना है उसमें हेल्प करते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। आई रीड द क्वेश्चन। व्हाट गेम्स डिड यू प्ले व्हेन यू वर अ स्मॉल चाइल्ड इन प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल। ना देखिए, अभी आप 9th में हैं, आप बड़े हो गए हैं, अब अराउंड 13 to 14 ईयर्स एज आपका हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब आप प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल में थे उस वक्त आपको कौन से गेम्स खेलना पसंद था, आप कौन से गेम्स खेला करते थे। तो इसका आंसर अलग अलग हो जाएगा, है ना। बचपन में हम हाइड एंड सीक ये गेम खेल रहे होते हैं, या फिर सिंपली रेसिंग खेल रहे होते हैं, या टॉयज़ अलग अलग टॉयज़ से हम खेल रहे होते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे खेल अलग हो जाते हैं। यहाँ पर बचपन के ताल्लुक से याद करने के लिए कहा हुआ है। अब जब बचपन के खेलों की बात हो रही है तो जितने भी बचपन के खेल होते थे वो खेल अकेले नहीं खेले जाते। उसी पर से सेकंड क्वेश्चन है, Who were your playmates? Playmates बच्चों, ये जो लफ्ज़ मेट्स है ये एक सफिक्स है। जैसे क्लासमेट होता है तो उसी तरह से हो जाता है प्लेमेट ना। क्लासमेट यानी वो बच्चे जो आपके साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं वो आपके क्लासमेट्स कहलाते हैं। यहाँ पर प्लेमेट्स यानी आपके साथ खेलने वाले। तो आप किन बच्चों के साथ खेलते थे तो सबकी मेमोरीज याद आ जाती है ना, कि जब हम छोटे थे तो कौन कौन से हमारे फ्रेंड्स थे, हम उनके साथ क्या गेम खेला करते थे। यहाँ पर हमें उन्हें डिस्क्राइब करते हुए आना चाहिए। आप कुछ फ्रेंड्स के नाम बता सकते हो, है ना, या सिंपली आप कह सकते हो कजिन्स वगैरह थे, आपके पड़ोसी थे, नेबर्स थे वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you remember best from that time? कि वो जो बचपन का ज़माना था उसमें से जो भी बातें आपको याद है उसमें से कौन सी बेस्ट मेमोरीज हैं, कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपको अब तक अच्छी तरीके से याद हैं और आप उस बात को याद करके खुश होते हैं, आपको खुशी मिलती है। तो अलग अलग वाक़यात होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो उस वक्त मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करता था और एक मर्तबा टीचर ने हमारे दरमियान मुकाबला कराया और मैं जीत गया। तो वो जीतने का वाक़या हमें याद रह गया ना। तो ऐसे ही बहुत सारे वाक़यात आपके साथ, आप सब बच्चों के साथ अलग अलग वाक़यात हुए होंगे, उनको डिस्क्राइब करते हुए आना चाहिए। हम देख रहे हैं वार्मिंग अप एक्टिविटीज़। वार्मिंग अप एक्टिविटी के बाद आगे बढ़ते हैं असल पोएम की तरफ। बच्चों ये जो पोएम है उसके ताल्लुक से आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन
यहाँ पर इस पोएम के जो पोएट हैं जिनका नाम दिया हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ ना। ये जो पोएम है टू अ बटरफ्लाई, दिस पोएम इज रिटन बाय द फेमस इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ना। वर्ड्सवर्थ इंग्लिश के एक बहुत ही फेमस पोएट है, शायर हैं। अब इस पोएम में वो क्या बता रहे हैं, द स्पीकर ऑफ द पोएम इज अ ग्रोन अप पर्सन हु फॉन्डली रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड डेज। जब उन्होंने ये नज्म लिखी है तो ये नज्म जब वो लिख रहे थे तो वो बड़े हो चुके हैं, ही इज नाउ ग्रोन अप, लेकिन वो अपने चाइल्डहुड यानी बचपन के दिनों को रिमेंबर्स फॉन्डली यानी बहुत ही मोहब्बत के साथ, लगाव के साथ वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं और इस पोएम में वो लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में और कुछ चीजें यहाँ पर कि दिस पोएम containing an address to a butterfly is William Wordsworth's one of the best lyric poems, where he talks about a butterfly that reminds him of his past. ना देखिए यहाँ पर पोएम के बारे में क्या दिया हुआ है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब ये पोएम लिखी है जिसमें वो एक बटर को एड्रेस कर रहे हैं, बटरफ्लाई को एड्रेस कर रहे हैं, मुखातब कर रहे हैं ना। ये पोएम बटरफ्लाई को एड्रेस करके लिखी हुई है, तो ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट लिरिक पोएम्स है ना। लिरिक पोएम क्या होता है, ऐसी पोएम्स जिसको हम रिदम के साथ पढ़ सकते हैं, गाकर भी पढ़ सकते हैं। जैसे उर्दू में हम देखते हैं नज़्मों के अलग अलग टाइप्स होते हैं, गज़लें होती हैं, नज़्मों में कसीदा होता है, मरसिया होता है, हमद होती है, नात होती है। तो उनके स्ट्रक्चर, उनके टाइप्स, उनके उन्वान के लिहाज से उनको अलग अलग नाम दिया हुआ है। इसी तरह इंग्लिश में भी नज़्मों के अलग अलग टाइप होते हैं। ये जो टाइप नज़्म की है इसे लिरिक पोएम कहा जाता है। इस पोएम में वो उस बटरफ्लाई को देखने के बाद अपने बचपन को याद कर रहे हैं। अब वो बचपन के कौन से वाक़े को बात याद करते हैं, तो कहते हैं कि देयर वॉज अ टाइम when the poet along with his sister Dorothy chased butterflies as kids. However, long days after, whenever he sees a butterfly calmly wandering near him, he requests the creature to wait, as if he has a lot more to share than his words can verbally express. ना देखिए यहाँ पर चूंकि वो अपनी जो सिस्टर है डोरोथी, उसके साथ जब वो गार्डन में खेलने जाया करते थे तो वो तितलियाँ पकड़ते थे ना। छोटे बच्चे होते हैं, उनको तितलियाँ देखकर वो उनके पीछे भागते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पोएट जो है वो भी अपने बचपन में अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ ये काम किया करते थे, और आज बड़े होने के बाद जब कहीं उन्हें कोई बटरफ्लाई नज़र आती है तो वो उसे देखकर अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं और सोचते हैं, उन वाक़यात को सोचने लगते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि वो बटरफ्लाई कुछ देर और उनके पास रुकी रहे। ये था इंट्रोडक्शन। अब आते हैं एक्चुअल पोएम की तरफ। पोएम को पहले हम रीड कर लेंगे, रीड करने के बाद उसके मीनिंग को हम समझेंगे। आई रीड द पोएम लाइन बाय लाइन, यू लिसन केयरफुली, और ख़ास तौर से जो वर्ड्स उसमें आ रहे हैं उसके प्रोनाउंसिएशन को बहुत ध्यान देना है। टू अ बटरफ्लाई, फर्स्ट लाइन से हैं, स्टे नियर मी, डू नॉट टेक दाई फ्लाइट। Stay near me, do not take thy flight. A little longer, stay inside. Until a little longer, stay inside. Much converse do I find in thee, historian of my infancy. Much converse do I find in thee, historian of my infancy. Float near me, do not yet depart. Float near me, do not yet depart. Dead times revive in thee. Dead times revive in thee. Thou bringest gay creature as thou art. Thou bringest gay creature as thou art.
A solemn image to my heart. A solemn image to my heart, my father's family. My father's family. ये फर्स्ट स्टांजा इस पोएम का। सेकंड स्टांजा देखते हैं। पहले हम रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग के बाद हम उसके मीनिंग को समझेंगे। सेकंड स्टांजा में भी वो उस बटरफ्लाई को अपनी बात करते हुए कहते हैं, Oh, pleasant, pleasant were the days, the time when in our childish plays, my sister Emmeline and I together chased the butterfly. Oh, pleasant, pleasant were the days, the time when in our childish plays, my sister Emmeline and I together chased the butterfly. A weary hunter did I rush upon the prey. With leaps and springs, I followed on from brake to bush. But she, God love her, feared to brush the dust from off its wing. आगे की लाइन्स में क्या कहते हैं? A weary hunter did I rush upon the prey with leaps and springs. I followed on from brake to bush, but she, God love her, feared to brush the dust from off its wing. विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये थी हमारी आज की पोएम टू अ बटरफ्लाई। पोएम की रीडिंग करने के बाद अब उसके मीनिंग को हम समझते हैं, एक्चुअल में यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके दूसरे पोएटिक एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टांजा जो था, स्टे नियर मी डू नॉट टेक दाई फ्लाइट। फर्स्ट स्टांजा में क्या कह रहे हैं? स्टे नियर मी डू नॉट टेक दाई फ्लाइट। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो वर्ड THY दाई, इसका मीनिंग होता है यू। स्टे नियर मी यानी यही मेरे पास रुको, डू नॉट टेक दाई फ्लाइट, उड़ो मत यानी अपनी उड़ान मत भरो। अ लिटिल लॉन्गर स्टे इन साइट, थोड़ा सा और मेरी नजरों के सामने रुके रहो। साइट सी का नाउन होता है, साइट यानी नजर। क्यों रुकने के लिए कह रहे हैं? मच कॉन्वर्स डू आई फाइंड इन दी, हिस्टोरियन ऑफ माई इन्फेंसी। मच कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ये कॉन्वर्सेशन जो हम कहते हैं ना, बात करना, कि मुझे बहुत बात करनी है तुमसे। हिस्टोरियन ऑफ माई इन्फेंसी ना, इन्फेंसी, इन्फेंट एक्चुअल में इन्फेंट कहते हैं बच्चे को, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है। यहाँ पर हिस्टोरियन ऑफ माई इन्फेंसी का मतलब क्या होता है कि मेरे बचपन की तारीख याद दिलाने वाली शख्सियत। यानी तुम जब बटरफ्लाई को कह रहे हैं कि मैं जब तुम्हें देखता हूं तो तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। फ्लोट नियर मी डू नॉट येट डिपार्ट। ना, फ्लोट यहाँ पर फ्लाई के मीनिंग में लिया हुआ है कि यहीं पर मेरे आसपास उड़ते रहो। डू नॉट येट डिपार्ट, डिपार्ट कहते हैं उड़कर कहीं चले जाने को या बिछड़ जाने को। तो तुम मुझसे बिछड़ो मत, यानी तुम मेरी नजरों के सामने से कहीं जाओ मत, बल्कि यहीं मेरे पास उड़ती रहो। डेड टाइम्स रिवाइव इन दी, डेड टाइम्स रिवाइव इन दी, कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जरिए से डेड टाइम का मतलब यहाँ पर गुजरा हुआ वक्त रिवाइव हो जाता है, मुझे याद आ जाता है। Thou bringest gay creature as thou art, a solemn image to my heart. Thou bringest एक्चुअल में ये वर्ड bring से बना हुआ है ना, तो bring के आगे इस तरह हम s या es लगा देते हैं। यहाँ पर पुराने इंग्लिश में उसकी जगह पर est लगाया जाता था जब thou के साथ इस्तेमाल होता हो। तो thou bringest gay creature as thou art, है ना, तुम बिल्कुल वैसे ही गे क्रिएचर, गे मतलब खुश हो, खुर्रम, कि तुम बिल्कुल वैसे ही खुशियां बिखेर देती हो जैसे तुम
खुद हो, दाऊ आर्ट। आर्ट यहाँ पर आर के मीनिंग में, जिसे हम कहते हैं यू आर, पुराने इंग्लिश में या नज़मों में इस तरह से कहा जाता है, दाऊ आर्ट। ओके, अ सोलेम इमेज टू माई हार्ट, है ना, एक यादगार तस्वीर मेरे दिल में, माई फादर्स फैमिली, है ना, कि जो हमारा ख़ानदान था, जो मेरे वालिद का ख़ानदान था, वो तमाम पुरानी यादें मुझे तुम्हें देखकर याद आ जाती हैं। सेकंड स्टांजा में कहते हैं, ओ प्लीजेंट प्लीजेंट वर द डेज, क्या कहते हैं, प्लीजेंट प्लीजेंट वर द डेज, कि कितने अच्छे और खुश आइंद सुकून वाले वो पुराने दिन थे। द टाइम वेन इन आवर चाइल्डिश प्लेस, है ना, वो वक्त जब हम बचपन का खेल खेला करते थे। माई सिस्टर एमिलीन एंड आई टुगेदर चेज द बटरफ्लाई, कि वो ऐसा वक्त था जब मैं और मेरी सिस्टर एमिलीन जो है, हम दोनों बटरफ्लाई को चेज किया करते थे। चेज करना मतलब उसका पीछा करना, है ना। एमिलीन एंड आई टुगेदर चेज द बटरफ्लाई, हम दोनों साथ में उसका पीछा करते थे। अब जब वो पीछा कर रहे हैं ना, तो इसको उन्होंने एक सिंबलाइज करते हुए कहा, अ वेरी हंटर डिड आई रश अपॉन द प्रे, कि ये सिर्फ एक वाहिद ऐसा काम था जिसमें मैं शिकार कर रहा हूँ। अ वेरी हंटर यानी सिर्फ एक मर्तबा जो मैंने शिकार करता हूँ, वो यही था जब मैं उस बटरफ्लाई के पीछे भागता हूँ। विथ लीव्स एंड स्प्रिंग्स आई फॉलोड ऑन फ्रॉम ब्रेक टू बुश, है ना, फ्रॉम लीप टू स्प्रिंग। लीप कहते हैं लंबे कदमों से चलना, यानी जब आप चलते चलते नॉर्मल चलने के बजाय जल्दी जल्दी लंबे लंबे कदम उठाते हो, या स्प्रिंग का मतलब यहाँ पर के फुदकते हुए चलते हो, ये भी एक किस्म से जल्दी चलने की अलामत है ना। बच्चों को आप देखेंगे कि जब बच्चे किसी चीज़ को पकड़ने के लिए भागते हैं तो फुदक रहे होते हैं, उड़ उड़ कर चल रहे होते हैं, उसे स्प्रिंग कहा हुआ है। I followed on from break to bush, कि मैं झाड़ों की टहनियों से लेकर छोटी छोटी घास फूस तक, झाड़ियों तक मैं तुम्हारा पीछा करता था। But she, God love her, है ना, लेकिन वो जो शी है, शी से मुराद यहाँ पर पोएट अपनी सिस्टर का तस्करा कर रहे हैं, एमिलीन का, कि गॉड लव हर, खुदा उस पर रहम करे। feared to brush the dust from off its wings, कि वो इतनी डरती थी ना। आमतौर से लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा हसास होती हैं, तो एमिलीन जो है उस तितली को पकड़ने में बहुत डरती थी, बिल्कुल भी वो हिम्मत नहीं करती थी, और मैं ही उसे पकड़ता था। गॉड लव हर, है ना, यानी खुदा उस पर रहम करे। तो ये थी हमारी पोएम, जिसमें एक बटरफ्लाई को देखने के बाद पोएट अपने बचपन की यादों को, अपने सिस्टर को याद कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रेक जो वर्ड यूज़ किया हुआ था उसका मीनिंग लिखा हुआ है, अ प्लेस ओवरग्रोन विथ बुशेस, ना, जहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ उग जाती हो, ऐसी जगह को ब्रेक कहा जाता है। चलिए, इस पोएम के बाद आगे हम देखते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। इसमें क्या होगा कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसकी मदद से हमें इस पोएम को पहचानना है। किसी भी पोएम में जब हम एप्रिसिएशन करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है उसका राइम स्कीम। राइम स्कीम किस तरह से निकालते हैं कि हर लाइन के आखिर में जो वर्ड्स आ रहे हैं उन वर्ड्स में हमें ये देखना होता है कि कौन से वर्ड्स एक दूसरे से राइम होते हैं। यहाँ पर एक एक करके अगर हम देखें तो पहला जो लाइन रहेगी फ्लाइट, उसको हम नाम दे देते हैं ए। सेकंड लाइन को अगर हम देखें तो वो फ्लाइट से मैच हो रहा है साइट, तो इसलिए उसका नाम भी ए ही रहेगा, राइट। उसके बाद थर्ड लाइन में जो वर्ड यूज किया हुआ है दी, ये पहली दो लाइनों से अलग है, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया बी। अब फोर्थ लाइन में जो वर्ड इन्फेंसी यूज हुआ है वो दी से राइम होता है, इसलिए उसे हम कहेंगे बी। बी के बाद आगे बढ़े तो पांचवी लाइन में डिपार्ट, ऊपर ए और बी दोनों से अलग है, इसलिए उसको हम नाम दे देंगे सी।
सी के बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है दी ऊपर सेकंड लाइन में हो चुका है। सेकंड वाली लाइन को हमने बी नाम दिया था तो इसका भी नाम बी रहेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आर्ट। देखिए यहाँ पर जो वर्ड जिसे हमने सी लाइन दिया हुआ है आर्ट, वो वर्ड एक्चुअल में डिपार्ट है। लास्ट के वर्ड्स राइम होते हैं इसलिए इसे भी सी कहा जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हार्ट, हार्ट भी उसी स्ट्रक्चर पर है तो हो जाएगा हार्ट। ओके, द लास्ट है माय फादर्स फैमिली। अब फैमिली ये खुद एक राइम होता है बी के साथ, है ना, दी इन्फेंसी फैमिली, तीनों के लास्ट में ई साउंड आ रहा है इसलिए इसे राइम कहा जाएगा। तो फर्स्ट स्टांजा में हम राइम स्कीम देखें तो किस तरह से हो जाता है, ए बी बी सी बी सी सी बी। इसी तरह सेकंड स्टांजा को अगर हम देखें तो वहां पर भी जो राइम स्कीम है, सेकंड स्टांजा में लाइन्स हैं ओ प्लीजेंट प्लीजेंट वर द डेज, लास्ट वर्ड है डेज, डेज को यहाँ पर हम नाम देंगे ए। उससे ही मिलता जुलता वर्ड यूज किया हुआ है प्ले, उसमें भी एस लगा हुआ है तो उसका नाम हो जाएगा प्लेज, दोनों को ए कहेंगे। उसके बाद थर्ड लाइन में वर्ड यूज किया हुआ आई, पहले दोनों से अलग है इसलिए उसका नाम बी। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड है बटरफ्लाई, ये आई से राइम होता है इसलिए उसका भी नाम रहेगा बी। उसके बाद है रश, ये पहले दोनों से अलग है इसलिए उसका नाम सी हो जाएगा ना। स्प्रिंग्स उन दोनों से भी अलग है और सी से भी अलग है इसलिए उसका नाम डी। देन ब्रश, रश से मिलता जुलता है इसलिए सी कहलाएगा और ब्रश भी उसी से मिलता जुलता है इसलिए भी सी कहलाएगा। विंग्स जो है वो स्प्रिंग से राइम होता है इसलिए उसका लास्ट में आ जाएगा डी। सेकंड स्टांजा में राइम स्कीम जो है वो थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। यहाँ पर जो पैटर्न हमें मिलता है वो है ए बी बी सी डी सी डी। इस तरह ये पोएम के राइमिंग वर्ड्स हैं। हमने राइम स्कीम जो देख लिया उसके बाद एक्चुअल में अप्रिसिएशन में जो 5 पॉइंट्स होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट उसमें होता है टाइटल ऑफ द पोएम। तो टाइटल जैसा कि हम जानते हैं नज्म के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ रहेगा, वो हो जाएगा टू अ बटरफ्लाई। इसी तरह नेम ऑफ द ऑथर, है ना, पोएट का नाम हमें बताना है। तो अभी हमने पढ़ा है विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएट के बाद नेक्स्ट है राइम स्कीम। राइम स्कीम चूंकि फर्स्ट सेकंड स्टांजा में अलग अलग था इसलिए हमें यहाँ पर उसे मेंशन करना रहेगा कि फर्स्ट स्टांजा में जो राइम स्कीम है वो ए बी बी सी सी बी है, जबकि सेकंड स्टांजा में ए बी बी सी ए। ओके, इस तरह ये राइम स्कीम यहाँ पर हो जाता है। राइम स्कीम के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर ऑफ स्पीच का। एक नज्म में कई सारी फिगर्स हो सकती हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो है इन्वर्जन की। इन्वर्जन यानी वर्ड्स को उनके तरतीब को बदल कर लिख लेना। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है अ लिटिल लॉन्गर स्टे इनसाइड। एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि स्टे इनसाइड अ लिटिल लॉन्गर, लेकिन चूंकि जहां पर ये फिगर यूज किया हुआ है ना तो उसमें कहा गया है अ लिटिल लॉन्गर स्टे इनसाइड, इसमें वर्ड्स को आगे पीछे किया हुआ है इसलिए इन्वर्जन कहलाएगा। इसी तरह एक फिगर यहाँ पर हम कह सकते हैं जहाँ पर प्लीजेंट प्लीजेंट 2 मरतबा यूज हुआ है तो वहां पर हम कह सकते हैं इट इज रिपीटेशन। ना, रिपीटेशन क्या होता है कि एक ही लाइन में 2 वर्ड्स रिपीट किए जा रहे हों। अब बच्चों यहाँ पर ये जो पोएम का स्टांजा आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअल में 4 स्टांजा पर पोएम है ना, लेकिन चूंकि 4 स्टांजाज हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 स्टांजाज को रखा हुआ है। उस पोएम के बाकी 2 स्टांजाज इस तरीके से है ना। I read the stanza. I have watched you now a full half an hour, self-poised upon that yellow flower, and little butterfly, indeed, I know not if you sleep or feed.
How motionless, not frozen seas, what joy awaits you when the breeze health found out among the trees and calls you forth again. ना, to call forth यानी बुलावा भेजना. इस तरह ये सेकंड स्टैंजा जो है वो बाकी के दोनों जो चैप्टर हम मतलब बाकी के जो हम मीनिंग देख रहे थे उनसे थोड़ा अलग है, और चूँकि पोएम बड़ी थी इसलिए इस पार्ट को हमारी पोएम में शामिल नहीं किया है, हमारी बुक में नहीं लिया हुआ है. बच्चों यहाँ पर इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर एक गूगल लिंक दिया हुआ है. आप उस लिंक को ओपन कीजिए, उसमें जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है उसको फिल कीजिए, और पोएम के समझने के दौरान कोई दुश्वारी हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए से पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं. ये वीडियो आप BMC VTC उर्दू इस चैनल पर देख रहे हैं. उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए. अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. वीडियो देखने के लिए थैंक यू. अल्लाह हाफिज. गुड बाय.